नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अमर चित्र कथा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, छिपा खजाना। बहुत पहले की बात है। एक स्त्री मिथिला से दूर जाने वाली सड़क पर जा रही थी। वह धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसके पैर जवाब दे गए हों। उसका पहनावा एक दासी जैसा था, किंतु सूरत से वह भले घर की लग रही थी। अब एक कदम भी नहीं चल सकती। क्या करूं? शायद यह गाड़ी वाला मुझे। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझे काल चंपा नगरी ले चलेंगे? बेचारी कितनी थकी और दुखिया लग रही है। चलो, ले चलता हूँ, गाड़ी में आ जाओ। आपकी बड़ी मेहरबानी श्रीमान। आपको कैसे धन्यवाद दूं? अपने सौभाग्य पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अवश्य देवताओं की मुझ पर कृपा है। जब गाड़ी चल दी, थकी हारी स्त्री नींद में डूब गई। जब उसकी आंख खुली तो शाम पड़ गई थी। यह कौन सा नगर है? यही तो काल चंपा है। हम पहुंच गए। उसने शहर के दक्षिण द्वार पर अपनी गाड़ी रोक दी। यहाँ से शहर जाने में तुम्हें आसानी रहेगी। यहाँ पहुंचाने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ महाशय जी। वह बैलगाड़ी से उतरी और नगर में पहुंची। मैंने केवल इसी नगरी का नाम सुना था, सो मैं यहाँ आ गई। अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? थोड़ी देर बाद एक आचार्य अपने शिष्यों के साथ वहां आए। वहां एक स्त्री को अकेली बैठी देखकर उन्हें अचरज हुआ। वे उसके पास पहुंचे। तुम परेशान दिख रही हो। कौन हो तुम? मैं हूँ। संकोच मत करो बहन, मुझे सब सच सच बता दो, तो शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। मैं मिथिला की रानी हूँ। मेरे पति युद्ध में मारे गए। मुझे अपने अजन्मे बच्चे की खातिर वहां से भागना पड़ा। तुम मेरे घर चलकर रहो। मेरी पत्नी तुम्हारी देख रेख करेगी। क्या हुआ गुरुजी? ये कौन है? यह मेरी बहन है। उत्तरी क्षेत्र से आई है। इसका जन्म मेरे घर से चले जाने के बाद हुआ था। अभी हाल ही में इसका पति चल बसा है। बेचारी मेरी तलाश में शहर शहर भटकने के बाद आज यहाँ पहुंची है। मैं इसे घर ले जाता हूँ। ब्राह्मण उसे अपने घर ले गया। मेरी बहन हमारे साथ ही रहने आई है। यह माँ बनने वाली है। कृपया इसका ध्यान रखना। आओ बहन, स्वागत है। अच्छा किया तुम हमारे पास आ गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार और जतन से उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। भैया, इसका नाम क्या रखें? हम इसे महाजनक कहेंगे। रानी और उसका बेटा उस दयालु ब्राह्मण दंपत्ति के पास रहने लगे। हम जीवित और भले चंगे हैं, यही खुशी की बात है। कुछ बड़ा होने पर महाजनक की पड़ोस के बच्चों से दोस्ती हो गई। आओ महाजनक, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अभी आया। किंतु अक्सर उनमें झगड़ा भी हो जाता और महाजनक उन सब से तगड़ा तो था ही, इसलिए औरों को पीट देता। ऐसे ही एक झगड़े के बाद मैं जाकर अपने पिताजी से कहूंगा। मैं भी कहूंगा। मैं अपने। हाँ हाँ, कह। तू किससे कहेगा? तेरा पिता तो है ही नहीं। इसका बाप नहीं है। हा हा हा, इसका बाप है ही नहीं। महाजनक दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, वे सब कहते हैं मेरे पिताजी नहीं है। वे कहते हैं। ओ माँ, मेरे पिताजी कौन है? बताती हूँ बेटा, पहले रोना तो बंद कर। चुप हो जा। हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब बताओ। कैसे बता दूं बेटा? हमारे शत्रुओं को हवा तक नहीं लगनी चाहिए कि हम जीवित हैं। मैं अब करूं भी क्या? तुम चुप क्यों हो माँ? बताओ ना, सच बात क्या है? तुम मिथिला के राजा आदित्य जनक के बेटे हो। यानी कि मैं एक राजकुमार हूँ? हाँ, तुम राजकुमार हो। तुम्हारे जन्म के कुछ दिन पूर्व ही तुम्हारे पिता को अपने बैरी पोल जनक से युद्ध करने जाना पड़ा। यदि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी, ताकि हमारा बच्चा बच जाए। मैं बेचैनी से युद्ध के परिणाम की राह देखने लगी। दोपहर को एक संदेश वाहक आया। हम हार गए। हमारे राजा जी रणभूमि में काम आए। पोल जनक और उसकी सेना किसी भी समय यहाँ पहुंच जाएंगे। दुश्मन आने ही वाला है। चलो चलो, समय रहते अपनी जान बचा ले। भागो। महारानी जी, मैं तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? ठीक ही है। अच्छा, चली जाओ। मेरा संसार ही उजड़ गया। मेरा जीवन अब व्यर्थ है, किंतु अपने बच्चे के लिए मुझे जीना ही होगा। मैंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण एक पोटली में बांधे और उन्हें एक पुरानी टोकरी में छुपा दिया।
और फिर मैंने अपना राजसी वेश उतारकर दासी का भेष धरा और राजमहल से बाहर आ गई। एक गाड़ी वाला मुझे यहाँ काल चंपा ले आया। यदि दयालु ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने हमें सहारा न दिया होता तो पता नहीं मेरी और बाद में तुम्हारी क्या गति हुई होती। अभी भी शत्रुओं का विचार कर मैं कांप जाती हूँ। हम कहाँ हैं इसकी किसी को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। चिंता मत करो माँ, किसी को पता नहीं लगेगा, मैं वादा करता हूँ। थोड़े दिनों बाद वह भी ब्राह्मण की शाला में पढ़ने लगा। मुझे परिश्रम करना होगा। एक दिन मुझे मिथिला पर शासन करना है। वर्ष बीतते गए। महाजनक बढ़कर मेधावी व सजीला युवक बन गया। एक दिन, माँ, क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? मैं मिथिला से खाली हाथ थोड़े ही आई थी। किंतु यह तो क्यों पूछ रहा है बेटा? मैं मिथिला जाकर अपना राज वापस लूंगा। पुत्र, इतने वर्षों से मुझे इसी दिन का इंतजार था। मेरे पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं और जेवर हैं, सब तुम्हारे ही हैं। नहीं माँ, सब नहीं, मैं आधा ले जाऊंगा, बाकी आधा तुम रखो। उस आधे भाग से मैं कुछ सामान खरीदूंगा, फिर परदेश में व्यापार कर अपनी सेना जुटाने के लिए धन कमाऊंगा। शीघ्र ही विदा की बेला भी आ पहुंची। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, चिंता बिल्कुल मत करना। ईश्वर तेरी रक्षा करे बेटा। जब जहाज चल पड़ा, पता नहीं पोल जनक अभी जीवित है या नहीं। मुझे उससे युद्ध करना पड़ेगा या उसके पुत्र से। मिथिला में मेरे सामने क्या क्या कठिनाइयां आएंगी। मिथिला में पोल जनक जीवित तो था, पर उसे कोई पुत्र नहीं था। उसके मंत्रीगण राज्य के भविष्य के बारे में चिंतित थे। क्यों न हम महाराज से ही पूछ लें कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। वे सब राजा के पास गए। मैंने बहुत सोच विचार के बाद इस विषय पर निर्णय लिया है। मेरी पुत्री जिस व्यक्ति को पति के रूप में चुने वही राजा बनेगा। महाराज, राजकुमारी शिवली किसी योग्य वर को ही चुनेंगी, किंतु वह योग्य राजा सिद्ध होगा या नहीं, यह हमें कैसे मालूम होगा? मैंने इस विषय पर भी सोचा है। उसके वर को अपनी बुद्धि, विवेक और शक्ति सिद्ध करने के लिए 3 परीक्षाओं में खरा उतरना होगा। पहले उसे राजकुमारी की चौकोर शैया का शीर्ष स्थान बताना होगा। फिर उसे ऐसे विशाल धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी होगी जिसे तानने के लिए 1000 आदमियों की शक्ति लगे। और फिर उसे 16 संकेत सूत्रों की सहायता से स्वर्ण भरे उन 16 कलशों को ढूंढना होगा जिन्हें मैंने महल के अंदर व आसपास छुपा रखा है। इन तीनों कार्यों के पूर्ण होने पर ही राजकुमारी का विवाह उससे हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा जी चल बसे। शिवली के लिए वर कैसे खोजा जाए? क्या पड़ोसी राज्यों में संदेश भेजें? पहले अपने बांके सेनापति को ही लें, शायद वह उसे पसंद आ जाए। कुछ दिनों बाद, राजकुमारी जी, आपके पिताजी सेनापति जी से बहुत प्रसन्न थे। मंत्रियों का विचार है कि आप सेनापति से कहो तुरंत मुझसे मिलने आए। सेनापति राजकुमारी का आदेश सुन खुशी से झूम उठा। वे मुझसे बात करना चाहती है। मैं ही वह भाग्यशाली हूँ जिसे शिवली ने चुना है, मिथिला का भावी नरेश। यह सोच कर कि कहीं राजकुमारी को अधिक इंतजार न करना पड़े, वह तेजी से दौड़ पड़ा। इसमें गंभीरता व गरिमा नहीं है। अगले पल ही सेनापति उसके सामने हाजिर था। कहिए राजकुमारी जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप क्या क्या कर सकते हैं मेरे लिए? ओह, कुछ भी, आपकी हर आज्ञा सिर आंखों पर। अच्छा, ऐसी बात है? जी, मैं आपको हर प्रकार से खुश रखूंगा। आप कहें तो आपके चरण दबा दूं या आपकी पादुकाएं उठा दूं। मैं ऐसे चापलूस प्राणी का आदर कैसे कर सकती हूँ? तुम इतने दब्बू कैसे बन गए? क्या तुम में जरा भी स्वाभिमान नहीं है सेनापति? जाओ, चले जाओ यहाँ से। तब सेनापति मंत्रियों के पास पहुंचा। क्या हुआ? एकदम बुझे बुझे दिख रहे हो। उस लड़की को खुश करना आसान नहीं है। सेनापति जहां असफल रहे वहां शायद कोषाध्यक्ष सफल हो जाए। हाँ, वह बुद्धिमान है और सुदर्शन भी। इसलिए कोषाध्यक्ष को राजकुमारी से मिलने भेजा गया, किंतु वह भी असफल रहा और उसके बाद अन्य प्रत्याशी भी राजकुमारी का हृदय जीतने में सफल नहीं हो सके। उधर महाजनक के जहाज पर समुद्र अचानक उग्र हो उठा है। लगता है वर्षा होगी। और जल्दी ही तूफान आ गया। एक के बाद एक विशाल लहरें जहाज को थपेड़े देने लगी। मुझे शांत रहना चाहिए, घबरा जाने से क्या होगा?
वह मस्तूल के पास चला गया और उसे कस कर पकड़ के खड़ा हो गया। मुझे एक काम पूरा करना है। मैं मिथिला का सिंहासन पुनः प्राप्त करने का अवसर क्या अकाल मृत्यु का ग्रास बनकर खो दूंगा? जब जहाज भयंकर लहरों में फंसकर डूबने लगा, महाजनक ने मस्तूल को और भी कसकर जकड़ लिया। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। इस संकट पर विजय प्राप्त करके रहूंगा, किसी भी तरह। कुछ दिनों बाद महाजनक तट पर जा लगा। जब उसने आंखें खोली, मैं हूं कहाँ? हिलने डुलने में भी कष्ट हो रहा है। किसी भी तरह कोशिश करके शहर तक तो पहुंचना ही होगा। थोड़ी देर बाद नगर के पूर्वी द्वार के बाहर स्थित एक बगीचे में उसने दो आदमियों को बात करते सुना। और मिथिला में अभी भी राजा नहीं है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं मिथिला में हूँ और मिथिला राजा विहीन है। किंतु मेरे पास ना हथियार है और ना धन। मुझे फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। पहले थोड़ी देर आराम कर लो, फिर कोई पक्की योजना बनाऊंगा। इस बीच राजमहल में राज्य भर में एक भी पुरुष राजकुमारी को प्रसन्न नहीं कर सका। आखिर राजा के बिना राज्य कब तक चल सकता है? शायद राजगुरु हमें कोई उपाय सुझाएं। जब उन्होंने राजगुरु से सलाह ली, पवित्र राजरथ को मार्ग पर छोड़ दो, वह हमें अवश्य योग्य व्यक्ति के पास ले जाएगा। रथ निकलने की बात दावा नल की तरह फैल गई। उत्सुक नागरिकों की भीड़ राजमार्ग पर जुटने लगी। हमारे मंत्रियों का यह निर्णय बहुत उचित है। मैंने सुना है कि पहले भी कभी रथ ने हमें निराश नहीं किया। देखना, इस बार भी यह सफल होगा। शुभ मुहूर्त में राजगुरु ने रथ बाहर निकलवाया। हमें ऐसे पुरुष के पास ले चलो जो शिवली को प्रसन्न कर सके और राजकार्य के योग्य भी हो। रथ आगे आगे चला। उसके पीछे पैदल चल रहे थे राजगुरु व अन्य मंत्री। रथ सेनापति, कोषाध्यक्ष व अन्य विवाह के इच्छुक युवकों के घर के सामने से निकल गया। तभी अचानक घोड़ों ने सरपट दौड़ना शुरू किया। उन्हें रोको नहीं, हम उनकी रफ्तार के साथ चलेंगे। रथ नगर के पूर्व द्वार की ओर बढ़ा और फिर उद्यान में जाकर उस स्थान पर ठहर गया जहां महाजनक सो रहा था। रथ ने हमें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाया, पर यह पुरुष तो बिल्कुल अजनबी है। मुझे एक विचार आया है। खूब जोर जोर से नगाड़े, तुरही आदि बजाकर भयंकर शोर करवाओ। वह कैसे जागता है, क्या व्यवहार करता है, बोलने का ढंग कैसा है, इससे हमें उसके बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। देखो, हिल डुल रहा है। शोर सुनकर महाजनक की आंख खुली। ओह, कितना शोर हो रहा है! कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? अभी सब पता लग जाएगा। जब आवाज से यह जागा तो इसकी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी और तनिक भी कौतूहल का प्रदर्शन किए बिना वह फिर सो गया। जानकारी देने की पहल करने की वह हमसे अपेक्षा करता है और उसे पक्का विश्वास है कि हम खुद उसे सारी बात बताएंगे। अवश्य ही यह वीर, बुद्धिमान और कुलीन है। तब राजगुरु आगे आए। उठिए महानुभाव, राज सिंहासन आपकी राह देख रहा है। महाजनक उठकर बैठा तो राजगुरु ने सारी कहानी कह सुनाई। क्या आपको हमारी राजकुमारी को प्रसन्न कर अन्य परीक्षाएं देना स्वीकार है? हाँ, चलिए राजमहल चले। महाजनक रथ में सवार हुआ और सारा जुलूस नगर को लौट चला। महाराज की जय। जब राजकुमारी शिवली को महाजनक के बारे में बताया गया, एकदम अजनबी, रथ ने यदि उसे उचित व्यक्ति समझा होगा तो क्या मैं भी मान लूंगी? उससे कहो मुझसे इसी समय आकर मिले। शिवली की दासी ने संदेश पहुंचाया। राजकुमारी जी इसी क्षण आपसे मिलना चाहती हैं। किंतु महाजनक हिला तक नहीं। तभी दूसरी दासी आ पहुंची। राजकुमारी जी अपने कक्ष में आपकी राह देख रही हैं। जब तीसरा संदेश पहुंचा तब उसने उत्तर दिया, उनसे कहना मैं जल्दी ही आता हूँ। तुम में से एक मुझे राह बताने के लिए रुकी रहो। वह आराम से उठा और धीरे धीरे शालीनता पूर्वक राजकुमारी के कक्ष की ओर चला। उन्होंने जानबूझकर राजकुमारी को प्रतीक्षा कराई। शायद राजकुमारी अपने वर में इन्हीं गुणों की अपेक्षा करती है। जब महाजनक मंद गति से राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ रहा था, राजकुमारी मेरा निरीक्षण कर रही है। जरूर करे, उन्हें निराशा नहीं होगी। इनका व्यवहार कैसा है? शालीन और ओजस्वी है। कैसा भव्य! ऐसे ही वर की प्रतीक्षा थी मुझे। वह उसका स्वागत करने आई। स्वागत है स्वामी।
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिथिला का राज्य प्राप्त करने के लिए मुझे युद्ध नहीं बल्कि एक राजकुमारी का हृदय और सम्मान जीतना होगा। आप भीतर पधारिए, मैं मंत्रियों को बुलवाती हूँ। जब मंत्री वहां आए, हमें यह जानकर खुशी हुई कि राजकुमारी जी ने आपका स्वागत किया है। हमारा पवित्र रथ सदा की भांति सफल रहा। अब उन परीक्षाओं की बात सुनिए। सबसे पहले आपको एक चौकोर शैया का सिरहाना ढूंढकर बताना होगा। बस इतनी सी बात है। शैया कहाँ रखी है, कृपया मुझे दिखाइए। यहाँ अंदर है। जब वे अंदर आए, मैं यहाँ कुछ देर विश्राम कर सकता हूँ? अवश्य स्वामी। उसने शैया पर बैठकर बालों में लगाने का एक कांटा निकाला। यह यह कहाँ रखूं शिवली देवी? मुझे दे दीजिए। मुझे सभी कसौटियों पर खरा उतरना होगा, न केवल इस बुद्धिमती कुलीन राजकन्या को पत्नी बनाने के लिए बल्कि मिथिला के सिंहासन की प्राप्ति के लिए भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सफल होंगे और यही मेरी हार्दिक अभिलाषा भी है। वह वही है, शीर्ष स्थान, क्योंकि वहां राजकुमारी सोने के पहले अपने बालों में लगाने के कांटे निकालकर रखती होगी। हाँ, यह ठीक कह रहे हैं। आशा है अगली परीक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण होगी। अब आपको एक विशाल धनुष चढ़ाना है। वे शास्त्रागार में गए, जहां महाजनक को धनुष दिखाया गया। उसने देखते ही देखते सहज ही धनुष उठा लिया। इन्होंने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली। अद्भुत, बहुत खूब स्वामी। और अब अंतिम परीक्षा। आपको राजमहल के भीतर और बाहर छिपाए हुए 16 स्वर्ण से भरे कलश ढूंढने होंगे। कुछ संकेत सूत्र हैं। जी हाँ, आपको पहला कलश मिलेगा जहाँ सूर्योदय होता है और दूसरा जहाँ सूर्य अस्त। तीसरा, मंत्री ने अन्य संकेत भी कह सुनाए। तब इस पहेली को सुलझाने में कुछ समय लगेगा, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं 16 कलश ढूंढ निकालूंगा। हमें भी यही आशा है। उस रात महाजनक ने बहुत ध्यान से सोचा। जहाँ सूर्य उगता है और जहाँ अस्त होता है, इसका आशय पूर्व और पश्चिम दिशाओं से नहीं हो सकता। आखिर फिर क्या हो सकता है? सूरज, सूर्य, सूर्य। हाँ, यही होगा। सूर्य प्रकाश का, ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। अब मैं समझ गया। अगली सुबह जब मंत्रीगण भवन में आए, मैं आज कलश ढूंढने का प्रयास करूंगा, किंतु पहले एक बात जानना चाहूंगा। क्या आपके महाराज पंडितों और भिक्षुकों का आदर करते थे? जी हाँ, बहुत अधिक। वे उन्हें सदा देवताओं की भांति पूजते थे। जब वे आते थे तो उनका स्वागत कहाँ करते थे? हमारे साथ आइए, हम वह स्थान आपको दिखाते हैं। मंत्री उसे राजमहल के मुख्य द्वार पर ले गए। यहाँ महाराज विद्वानों और भिक्षुओं की आगवानी करते थे। इस जगह को खुदवाओ तो तुम्हें पहला कलश मिलेगा। वह स्थान खोदा गया शीघ्र ही। देखिए कितना बड़ा कलश! सच, जल्दी बाहर निकालो। कलश बाहर निकाला गया, फिर खोला गया। स्वर्ण और ऐसे भरे हुए 15 कलश और भी हैं। अब यह बताइए कि वे पंडितों को विदा कहाँ करते थे? मंत्रियों ने वह स्थान भी बताया। महाराज हमेशा यहाँ तक उनके साथ आते थे, यहीं से उन्हें विदा करते थे। तब यहाँ भी खुदवाओ, दूसरा कलश यहाँ मिलेगा। और बेशक कलश वहाँ मौजूद था। आपने इन स्थानों का अनुमान कैसे लगाया स्वामी? जिस सूर्य की ओर महाराज का इशारा था, वह साधारण सूर्य नहीं बल्कि ज्ञान का सूर्य था, जिससे विद्वान पुरुष दीप्तमान रहते हैं। इसके बाद महाजनक ने एक एक कर शेष सभी संकेतों का अर्थ जान लिया और 16 कलश ढूंढ लिए गए। आप सभी कसौटियों पर खरे उतरे स्वामी। अब आप राजकुमारी शिवली से विवाह कर हमें खुशी का अवसर दीजिए। उसमें अभी कुछ देर है। मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी माँ और मामा काल चंपा से यहाँ आए। कृपया किसी को उन्हें लिवा लाने को भेजिए। आज्ञा का तुरंत पालन होगा स्वामी। कुछ सप्ताह के बाद महाजनक की माँ और ब्राह्मण आ गए। माँ, मैं आज कितनी सुखी हूँ पुत्र, तुम सफल हुए। महाजनक ने शिवली से कहा। शिवली, आज माँ भी अपने पुराने घर में आई है। वे कभी मिथिला की रानी थी। स्वागत है माँ। ये राजपुत्र हैं, तभी तो। बाद में महाजनक और शिवली का विवाह संपन्न हुआ। कैसी सुंदर जोड़ी है। यदि मैं अपने पति देव की मृत्यु के बाद यहाँ से भागकर नहीं जाती तो आज यह शुभ दिन देखने को नसीब नहीं होता। राज्याभिषेक के समय महाजनक ने एक घोषणा की।
कर्जों में प्राप्त सारा सोना अभावग्रस्त लोगों में बांटा जाएगा। घोषणा सुनकर प्रजा हर्षोल्लास से भर उठी। हमारे महाराज कितने उदार हैं। हाँ, बुद्धिमान और शूरवीर भी। राजा महाजनक चिरायु हो। बाद में माँ, दीनहीन जनों में स्वर्ण बांटकर मैंने एक और अनमोल खजाना पा लिया, अपनी प्रजा की सद्भावना और आशीष। ठीक कहते हो पुत्र। तो यह थी अमर चित्र कथा की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।